साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम लोग एक बार फिर उपस्थित हैं इस नाइट सेशन के क्लास में। और नाइट सेशन में 9:30 PM में प्रत्येक दिन क्वेश्चन आवर आता है 10 के दम के रूप में। तो चलिए आज आर्ट सेक्शन अर्थात कला विषय का बारी है और इसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से कुल मिलाकर के 11 प्रश्न देखेंगे और इसमें सभी क्वेश्चन को सही करने का प्रयास करें। ध्यान रखें कि जो भी जानते हैं उसी को बनाएं, जो नहीं जानते हैं उसको टच या अटेम्प्ट ना लें। टच भी ना करें, अटेम्प्ट ना लें। जितना जानते हैं उतना बना करके संतुष्ट रहें। अगर जानते हैं तो जरूर बनाएं। एग्जाम में अलग मैनेजमेंट होता है, पढ़ाई का अलग मैनेजमेंट होता है। पढ़ाई में आपको ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा एक्यूरेसी और सटीक आंसर करेंगे उतनी ही तैयारी आपकी अच्छी होगी और ज्यादा अच्छे सफलता आपको मिलेंगे बहुत जल्दी। तो इसके रूप में देखें तो ध्यान रखना है। कल का क्वेश्चन नंबर साइंस का था जिसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। कुछ क्वेश्चन का लेवल ये ध्यान रखना है कि नीचे स्तर से लेकर बीपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन को हम कवर अप करके चल रहे हैं और इसके चलते सभी एग्जाम में सभी क्वेश्चन मददगार साबित होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल से ऊपर रहे तो परेशान नहीं होना है, आपको तैयारी करना है। क्वेश्चन ना बने तो उसको डिस्कशन पर ध्यान दें। जितना आपको डिस्कशन करा जाता है उस पर जरूर फोकस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आवर। और पहला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन आवर का कि अशोक के किस अभिलेख में आर्थिक विषय का उल्लेख है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्राचीन भारत के स्रोत में अभिलेख किसी भी ऐतिहासिक तथ्यों के सबसे सटीक प्रमाणिक तौर पर माना जाता है। मतलब जो भी प्रमाण मिलता है उसमें अभिलेख को सबसे सटीक माना जाता है। और इस तौर पर अशोक के अभिलेख बहुत सारे मिले, भारत में भी और पाकिस्तान के क्षेत्र में भी। तो उसमें से कहता है कि कौन सा अभिलेख आर्थिक विषय को दर्शाने का काम करता है। मास्की, गुर्जरा, नेचूर और रुमेनदेई, कौन से अभिलेख में आर्थिक विषय का वर्णन या उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर डी है, रुमेनदेई। ध्यान रखना है कि जितने भी अशोक के अभिलेख मिले थे उसमें अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, जबकि जो अभिलेख अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र में मिले वो अरमाइक या यूनानी भाषा में लिखा गया है। ध्यान रखना है कि अशोक के अभिलेख जितने भी मिले उसमें अधिकांशतः प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में वर्णन करता है, लेकिन रुमेनदेई अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जिसमें आर्थिक वर्णन मिलता है, जिसमें कर प्रणाली या कर के सिस्टम के बारे में चर्चा किया गया है। और टैक्स या कर की जब बात आती है तो आर्थिक क्षेत्र होता है अर्थात आर्थिक विषय से संबंधित होता है। और ये तीन अभिलेख मास्की, गुर्जरा और नेचूर विशेष है जिसमें अशोक को अशोक के नाम से उल्लेखित किया गया है। अलग अलग नाम हैं बहुत सारे अशोक के, लेकिन अशोक के नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेचूर जैसे अभिलेख में मिलता है। तो आपसे जो पूछा गया उसका ये आंसर डी है, ये ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध में लूटे गए धन पर सुल्तान का अधिकार कितना रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए, बार बार पूछा जाता है अलग अलग फॉर्मेट में। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में एक बड़े प्रशासक और प्रभावी सुल्तान के रूप में जाने जाते हैं। बहुत सारे काम उनके ऐसे हैं जिससे एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें बाजार व्यवस्था या प्रशासनिक जो व्यवस्था थी अलाउद्दीन खिलजी की उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध में जो लूटा जाता था सामान, उस धन पर सुल्तान का अधिकार कितना और सैनिक का अधिकार कितना, इसकी बात की गई है। ऑप्शन है यहाँ सुल्तान के अधिकार की, मतलब राजा का कितना अधिकार होता था, 1/5 भाग, 2/5 भाग, 3/5 भाग या 4/5 भाग। तो भाग में या परसेंटेज में पूछता है क्वेश्चन। तो आंसर जो होगा ये ध्यान रखना है कि सुल्तान का अधिकार 4/5 भाग था। इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो ये 80% आशा है। ध्यान रखना है 4/5 गुना 100 करेंगे 80% आएगा। तो ध्यान रखना है कि जो लूटा जाता था धन उसको खुम्स कहते थे और खुम्स का 2 नियम बना हुआ था। शरीयत के हिसाब से पहले से जो चला रहा था उसमें सैनिकों को 80% दिया जाता था और सुल्तान को या राजा को 20% मिलता था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी आते हैं तो इन्होंने इसको बदला और जस्ट शरीयत के प्रावधान को बदल करके सुल्तान के हिस्से में 80% कर दिया और सैनिकों के हिस्से में 20% कर दिया। मतलब 1/5 भाग सैनिकों के लिए और 4/5 भाग सुल्तान के लिए व्यवस्था किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ध्यान रखना है, खुम्स बार बार पूछेगा। तो लूटे हुए धन को ही क्या कहते थे? खुम्स कहते थे। और खुम्स में हिस्सेदारी 80% सुल्तान की और 20% सैनिकों की अलाउद्दीन खिलजी का प्रावधान था। यह ध्यान रखना। आगे चलें
तो एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती को कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए याद किया जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि इनके बचपन का नाम क्या था। मूल शंकर, नरेंद्र नाथ दत्त, आत्माराम पांडुरंग या कोई नहीं, क्या था नाम? तो ध्यान रखना है कि नाम था मूल शंकर। और मूल शंकर के बचपन के नाम से ही ये जाने जाते थे, लेकिन जब इन्होंने कार्य क्षेत्र चुना तो इनको स्वामी दयानंद सरस्वती के रूप में पहचाना गया। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 ईस्वी में। जन्म हुआ था 1824 में और 1875 ईस्वी में मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया, जिसका मुख्यालय 1877 में लाहौर चला गया। तो ये ध्यान रखना है। जबकि नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम है, जिनका जन्म 1863 में कोलकाता में हुआ था। जबकि आत्माराम पांडुरंग का नाम जुड़ा हुआ है प्रार्थना समाज की स्थापना से। तो आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे, ये दोनों ने मिलकर के 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। तो इसलिए यहां पर ये नाम अंकित है। तो यहां पर जो आपसे पूछा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर, ये ध्यान रखना है। और बचपन का नाम किसी भी व्यक्ति का, जो व्यक्ति विशेष होते हैं, वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये इतिहास का प्रश्न। अब चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ। और ज्योग्राफी में पहला सवाल आपके लिए है कि पर्वतीय वर्षा भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार की वर्षा होती है। भारत में जो इंडियन क्षेत्र है या भारत का जो क्षेत्रफल है, उसमें वर्षा जो होता है उसमें मुख्य रूप से कौन सी वर्षा होती है? पहला है पर्वतीय वर्षा, दूसरा संवहनीय वर्षा, तीसरा चक्रवातीय वर्षा या चौथा सभी। कौन सी वर्षा मुख्यतः होती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इंडियन क्लाइमेट से, और आंसर है इसका चौथा का ए। तो पहले जो देख रहे हैं क्वेश्चन आवर, इस क्वेश्चन आवर को अपने सभी ग्रुप में पहुंचाएं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी ग्रुप व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जितना भी आप ग्रुप बना रखे हैं क्विज का या जो भी है, आदर्श तरुण फाउंडेशन या जागरण का जो भी क्विज सेंटर चलता है, सभी को इससे जोड़ने का प्रयास करें और एक गुणवत्तापूर्ण, एक बीपीएससी लेवल का तैयारी पर एक प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएं आप सभी लोग। तो चलिए, इसका आंसर जो है पर्वतीय वर्षा। ये ध्यान रखना है कि वर्षा 3 ही प्रकार की होती है, पर्वतीय, संवहनीय या चक्रवातीय वर्षा। तो वर्षा का जो भारत में स्वरूप है वो पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा को एक नाम दिया जाता है जिसे ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। ये पूछा भी है कि पर्वतीय वर्षा को कहा जाता है, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता क्या है कि मान लिया भारत है ऐसे, तो भारत का आप विस्तार देखेंगे तो ऐसा पर्वत का बनावट है कि पर्वत से टकराने के कारण ही भारत में वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से उठता है तो इधर आकर के पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर वर्षा करती है। इधर आता है तो पूर्वोत्तर भारत में गारो, खासी, जयंतिया से टकराकर वर्षा करता है। पश्चिमी विक्षोभ इधर से चलता है तो इधर आकर के हिमालय से टकराकर वर्षा करता है। तो हर जगह देख रहे हैं, यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत, यहाँ पूर्वोत्तर में पर्वत, यहाँ हिमालय पर्वत। तो जब तक मानसूनी हवा भारत में पर्वत से नहीं टकराती है तब तक वर्षा नहीं होती है, और इसलिए इसको पर्वतीय वर्षा के रूप में देखा जाता है। मतलब नमी युक्त हवा जब पर्वत से टकराए और वर्षा कर दे तो दैट इज कॉल्ड ओरोग्राफिक रेनफॉल। संवहनीय वर्षा भूस्वतरेखीय प्रदेश में होता है जहां बहुत गर्मी पड़ती है, तो दिन भर वेपोराइजेशन होता है, शाम के समय में वर्षा हो जाती है, तो ऐसी वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं। जबकि भारत में ग्रीष्मकालीन जो वर्षा होता है वो चक्रवाती होता है, जिसमें काल वैशाखी की बात आती है, आम्र वृष्टि की बात आती है, फूलों की बौछार की बात आती है। तो वो अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठता है, उससे वर्षा होती है जो थोड़ी बहुत है। मुख्य रूप से जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, और दक्षिण पश्चिम मानसून का वर्षा जो होता है वो पर्वतीय वर्षा का प्रकार है। आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून में टोटल वर्षा का 74% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से हो रहा था, और सभी पर्वतीय वर्षा का स्वरूप है। तो आपके लिए चौथा का आंसर ए है, ये ध्यान रखना। आगे चले तो कहता है इनमें से कौन तेलंगाना राज्य से सटा हुआ नहीं है। तो तेलंगाना एक नव गठित राज्य है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है और एक तेलंगाना प्रदेश का अस्तित्व आ गया। तो तेलंगाना को ध्यान रखना है, बहुत चर्चा में रहता है। और इसे तेलंगाना राज्य का कौन सा सीमावर्ती राज्य नहीं है? ऑप्शन में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कौन नहीं है? तो ध्यान रखना है कि तेलंगाना राज्य 4 राज्यों से सटा हुआ है, चारों तरफ से। एक तरफ से महाराष्ट्र, नीचे से कर्नाटक, पूरब से आंध्र प्रदेश और
उत्तर पूर्व से छत्तीसगढ़, उड़ीसा का एरिया टच करता, लेकिन उड़ीसा के और तेलंगाना के बीच में छत्तीसगढ़ का राज आ जाता है। तो छत्तीसगढ़ बीच में पड़ जाता है, उड़ीसा उसके पूर्व में, और तब तेलंगाना है। तो छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा एरिया सटा हुआ है, मतलब समझे तो ऐसे तेलंगाना है मान लें, तो यहां पर छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ के बाद इधर जो है आंध्रा का एरिया है। तो आंध्रा ये, और आंध्रा नहीं, उड़ीसा, ये उड़ीसा है और ये छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ नहीं होता तो ये सटा होता, तो यहाँ छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, उड़ीसा इधर है, इधर महाराष्ट्र है, और इधर कर्नाटक है, और इधर तो आंध्रा है ही। तो ये ध्यान रखना है कि 4 राज्यों से सटा हुआ है, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और एक आंध्र प्रदेश से, जिससे बढ़कर अलग हुआ है। उड़ीसा से सटा हुआ नहीं, उड़ीसा को टच कर नहीं करता, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छठा, जो अक्सर पूछता है बीपीएससी में, पिछली बार पूछा गया था। पूछ रहा है कि कलोल तेल उत्पादन केंद्र किस क्षेत्र में स्थित है। तो तेल क्षेत्र मतलब जहां से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, जहां से क्रूड ऑयल निकाला जाता है। और ऑप्शन है उत्तर पूर्वी भारत, मुंबई हाई, गुजरात तेल क्षेत्र, कोई नहीं। तो यही 3 मुख्य तेल क्षेत्र है भारत में जहां से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, उत्तर पूर्वी, मुंबई हाई, गुजरात तेल क्षेत्र। तो ध्यान रखना है उत्तर पूर्वी आसाम के एरिया में, जिसमें डिगबोई, नहरकटिया, चाटलेगांव, रूदसागर, लखवा क्षेत्र, ये सब आता है उत्तर पूर्वी। मुंबई हाई में, मुंबई हाई अपना एक जगह है अरब सागर में, और उसके अलावा अलिया बेट बेसिन है। तो ये 2 सेंटर मुंबई हाई के सेंटर में पड़ता है। जबकि गुजरात में 3 तेल क्षेत्र है, कलोल, अंकलेश्वर और खंभात। ये 3 तेल क्षेत्र है गुजरात में जहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो कलोल गुजरात तेल क्षेत्र में पड़ता है, ये ध्यान रखना है। पिछली बार अंकलेश्वर पूछा गया है, तो हो सकता है आने समय में कलोल पूछ दे। तो कलोल, खंभात और ये अंकलेश्वर। कलोल अहमदाबाद से सटे गुजरात में स्थित है, जहां से पेट्रोलियम का उत्पादन भारत करता है। वर्तमान में सबसे अधिक उत्पादन मुंबई हाई से होता है पेट्रोलियम का, जबकि सबसे पहला उत्पादन केंद्र उत्तर पूर्वी भारत, जहां डिगबोई से पहली बार पेट्रोलियम निकाला गया था, जो अंग्रेजों ने निकाला। तो पहला बार ये सबसे ज्यादा मुंबई हाई, और ये जो पूछा गया कलोल, ये गुजरात तेल क्षेत्र में पड़ता है। तो सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। 7वां सवाल कि इनमें से किस पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित है। तो 4 पोस्ट दिया गया कि कौन सा ऐसा पद है जिसके लिए सबसे कम उम्र में आप उस पद पर पहुंच सकते हैं, सबसे कम उम्र में, न्यूनतम। कहा राज्यपाल, राज्यसभा का सदस्य, विधान परिषद सदस्य, विधानसभा का सदस्य। तो उम्र सीमा 3 ही है, 35 साल, 30 साल और 25 साल। यही तीनों में पोस्ट का बंटवारा है कि कौन कौन पोस्ट पर किस उम्र में योग्यता रख करके आप जा सकते हैं। तो 35 साल मैक्सिमम है, जो सबसे सर्वोच्च पोस्ट होता है। जैसे राष्ट्रपति 35 साल, राज्यपाल 35 साल। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल का सारा प्रक्रिया एक जैसा होता है। जबकि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद दोनों सेम है। जैसे जो लोकसभा का नियम है वो राज्यसभा का नियम है, विधानसभा का नियम है, और जो राज्यसभा का नियम है वो विधान परिषद का नियम है। दोनों राज्य के अंतर्गत विधान परिषद उच्च सदन है, और केंद्र के अंतर्गत राज्यसभा उच्च सदन है। तो जो राज्यसभा का प्रारूप होगा वही विधान परिषद का प्रारूप होगा, जो लोकसभा का प्रारूप होगा वही विधान सभा का प्रारूप होगा। तो ये ध्यान रखना है। और ध्यान रखें कि यहां राज्यपाल के लिए 35 साल, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 साल, विधान परिषद के लिए 30 साल और विधानसभा सदस्य के लिए 25 साल, जो विधायक बनते हैं। जैसे बिहार में भी विधानसभा चुनाव है, तो उसके लिए उम्र सीमा 25 साल न्यूनतम है। जैसे लोकसभा में भी 25 साल में सांसद बन सकते हैं, लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनना होगा तो 30 साल उम्र चाहिए। और इस प्रकार से सबसे कम जो उम्र सीमा है इस ऑप्शन में, क्वेश्चन के हिसाब से, विधानसभा सदस्य के लिए कितना, 25 साल। अगला चलें 8वां क्वेश्चन कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनाव चल रहा है अभी बिहार में, तो चुनाव आयोग से संबंधित प्रश्नों को ध्यान रखना है। जो चर्चा में रहता है वही प्रश्न पूछता है ज्यादा। 6 साल 65 वर्ष की उम्र तक, 5 साल 1 से अधिक सही है। क्या आंसर होगा? तो आंसर सही होगा 1 से अधिक। ध्यान रखना कि संविधान में आर्टिकल 324 में चुनाव आयुक्त का वर्णन किया गया, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और कुछ अन्य आयुक्तों का वर्णन है, जिसके द्वारा केंद्र में और राज्य में चुनाव को निष्पक्ष रूप से कराने की एक प्रक्रिया का प्रावधान रखा गया है। जिसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त जब नियुक्त होते हैं तो नियुक्ति के समय से वो अधिकतम 6 साल तक कार्य कर सकते हैं, अधिकतम जिस समय नियुक्त होंगे उस समय से, या उनकी उम्र अगर
हो गई है ज्यादा, मान लिया वो 62 वर्ष की उम्र में ज्वाइन ही करते हैं, तो वो 6 साल नहीं करेंगे, 62 साल के बाद जब उनकी उम्र 65 वर्ष पहुंच जाएगी तो वो रिटायर हो जाएंगे। तो अगर 6 साल बच रहा है तो नियुक्ति से 6 साल समय तक, और अगर नहीं बच रहा है 6 साल तो 65 साल का उम्र जब पूरा हो जाए तो उस समय उनका पद का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो ए भी सही है, बी भी सही है, अर्थात एक से अधिक ऑप्शन सही है, तो ध्यान रखना है। आगे चले, 9वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है विश्व के कितने देशों में मुद्रा के लिए एक प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रतीक चिन्ह मतलब एक सिंबल, जैसे रुपया का सिंबल भारत में बनाया गया है उदय कुमार के द्वारा, आईआईटी मुंबई के छात्र जिन्होंने आर दिया और इसमें देवनागरी और रोमन लिपि को मिलाकर के रुपया का साइन दिया गया। तो भारत में जब रुपया का सिंबल आया था उसके पहले कितने देश के पास यह सिंबल था और भारत को मिलाकर के कितना सिंबल रुपया मुद्रा के लिए प्रयोग हो रहा है? 4 देश, 5 देश, 6 देश, 3 देश। तो ध्यान रखना है, भारत जब आ गया तो भारत को मिलाकर के कुल 5 देशों में मुद्रा के लिए सांकेतिक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अमेरिकी डॉलर का प्रयोग होता है, ब्रिटेन पाउंड का, ब्रिटिश पाउंड का प्रयोग होता है, जापानी येन का सिंबल आता है, या यूरोपियन यूनियन का सिंबल में यूरो का सिंबल आता है। तो यूरो का, डॉलर का, पाउंड का, येन का, और भारत जो है इसमें 5वां देश है जो रुपया का सिंबल के रूप में इस्तेमाल करता है। और सिंबल का निर्माण किया था उदय कुमार ने। तो आप जो सिंबल यूज कर रहे हैं आज, जिसमें देवनागरी और रोमन दोनों लिपि का प्रयोग किया गया, तो ये ध्यान रखना है कि रुपया या कोई भी करेंसी में 5 ऐसे देश हैं जो सिंबल का प्रयोग कर रहे हैं। भारत 5वां है, 4 देश पहले से कर रहे हैं, अमेरिका कर रहा है, ब्रिटेन कर रहा है, जापान कर रहा है, पूरा यूरोपियन यूनियन कर रहा है। तो ध्यान रखना। आगे चलें तो इकोनॉमिक्स एक सवाल है कि इनमें से कौन सी बेरोजगारी शहरी बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी के कई स्वरूप होते हैं, अक्सर पूछता है बेरोजगारी से सवाल, और बेरोजगारी आजकल चर्चा में, भारत में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर चुकी है। तो कहा कि ये कौन सी बेरोजगारी शहरी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, या सभी? कौन? तो मौसमी बेरोजगारी स्पष्ट है कि कुछ मौसम में काम मिले और कुछ मौसम में काम न मिले, जो किसान अक्सर करते हैं। खरीफ का मौसम है, वर्षा है तो धान लगाएंगे, बीच में नहीं मिला मौसम तो बैठे रहेंगे। तो किसानों के द्वारा अक्सर मौसमी बेरोजगारी का सामना किया जाता है। जबकि छिपी बेरोजगारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो असंगठित क्षेत्र, जैसे कृषि एक असंगठित क्षेत्र है, और कृषि सेक्टर में ध्यान रखना है कि अक्सर ऐसे काम करते हैं कि एक ही खेत में जितना मजदूर चाहिए उससे ज्यादा मजदूर लगे रहते हैं। 10 मजदूर का काम कर रहा है लेकिन 5 उसमें से हट भी जाए तो भी कृषि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 जो एक्स्ट्रा है उसके क्रियाशीलता का आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे रोजगार को रोजगार ना मान करके बेरोजगारी ही माना जाता है। मतलब इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। मतलब कि जितना वर्क फोर्स चाहिए उससे ज्यादा वर्क फोर्स काम कर रहा है, और यही स्थिति भारत में कृषि सेक्टर में दिखाई पड़ता है। और शिक्षित बेरोजगारी क्या है? तो शिक्षित बेरोजगारी होता है कि आप ग्रेजुएशन कर लिए, पीजी कर लिए, पीएचडी कर लिए और आपको नौकरी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोगों की संख्या कि जो शिक्षित हो गए और उसके बाद भी उनको योग्यता के अनुसार, शिक्षा के अनुसार अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो उसको शिक्षित बेरोजगारी माना जाता है। और ये अक्सर शहरों में देखने को मिलता है। तो मौसमी छिपी बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी है, जबकि शिक्षित बेरोजगारी शहरी बेरोजगारी का एक स्वरूप है। ये ध्यान रखना। आगे चलें तो मुद्रास्फीति, बढ़ने से बेरोजगारी, ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है, दोनों प्रभाव नहीं पड़ता। क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये इकोनॉमी से। तो मुद्रास्फीति होता क्या है पहले तुझे समझना। तो होता है कि जब कोई मार्केट में एक स्पेशल सिचुएशन आ जाए तो उसको मुद्रास्फीति कहा जाता है, मनी इन्फ्लेशन। तो मनी इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि अगर बाजार में वस्तु कम हो और इसका मांग अधिक हो तो इसकी कीमत क्या होगी? बढ़ेगी, रुपया बढ़ेगा। रुपया बढ़ेगा, वस्तु कम है और रुपया ज्यादा है, तो उस स्थिति में कीमत बढ़ेगा वस्तु का, और कीमत बढ़ेगा तो मनी का वैल्यू जो होगा घटेगा, वस्तु का वैल्यू कम बढ़ेगा और मनी का वैल्यू क्या होगा? कमेगा। मतलब कि एक वस्तु जो 5 रुपये में मिल रही थी अब वो 10 रुपये में मिल रही है, क्योंकि वस्तु है नहीं बाजार में, उत्पादन कम है।
तो वस्तु कम है 5 रुपया है, जो अब 10 रुपये मिल रही है, मतलब वस्तु का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, और मंदी का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि जो वैल्यू पहले 5 रुपया था तो वही वैल्यू 10 रुपये का, मनी का वैल्यू कम हो गया। और इस स्थिति में जब मनी का फ्लो ज्यादा हो और वस्तु कम हो तो वस्तु का कीमत ऊपर जाना मुद्रास्फीति कहलाता है। और मुद्रास्फीति जब होता है तो नॉर्मली किसी भी लोगों का जो काम होता है, ध्यान रखना है कि जो काम होता है उसको ध्यान रखना है कि वस्तु का अगर मूल्य बढ़ेगा तो आम लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी घटेगी। बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसा वो तो खरीद लेंगे, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं वो खरीद नहीं पाएंगे, तो परचेजिंग कैपेसिटी घटेगी, तो लोग उत्पादन नहीं होगा, तो उत्पादन नहीं होगा तो उस स्थिति में जो कंपनी इंप्लॉय को रखी हुई है, तो जब उत्पादन नहीं हो रहा है, वस्तु कम है, तो वो कंपनी वाला क्या इंप्लॉय और बहाल करेगा कि जो इंप्लॉय रखे हुए इसको छटनी करेगा। तो उत्पादन तो करना नहीं, उत्पादन होने का, डिमांड कम है क्योंकि कीमत बढ़ गई है, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गई है, कम लोग उसको खरीद पा रहे हैं कीमत ऊपर होने से। तो वस्तु का कीमत ऊपर हो जाए, वस्तु कम हो, तो उस स्थिति में कंपनियां जो होती है अपने रोजगार में जो काम कर उसको छटनी करती है, और छटनी करेगी तो बेरोजगारी क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी, तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। किसके कारण, क्योंकि वस्तु का कीमत बढ़ गया, वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर उसका मांग घटेगा, कम लोग उसको खरीद पाएंगे, और कम खरीद पाएंगे तो कंपनी उत्पादन कम करेगी, उत्पादन कम करेगी तो कंपनी को कर्मचारी कम रखना पड़ेगा, और कम रखना पड़ेगा तो जो कम रखेंगे उसको क्या करेंगे, जो पहले से काम करे उसमें से कुछ को छटनी कर देगा, तो परिणाम स्वरूप बेरोजगारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि मनी इन्फ्लेशन का एक इंपैक्ट पड़ता है कि बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। इसलिए सरकार हमेशा मनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना चाहती है कि मुद्रास्फीति ना बढ़े, महंगाई ना बढ़े। तो मुद्रास्फीति बढ़ना, महंगाई बढ़ना, महंगाई बढ़ना, लोगों की क्रय शक्ति में कमी आना, क्रय शक्ति कमेगा, कंपनी का उत्पादन घटेगा, कंपनी का उत्पादन घटेगा तो कंपनी अपने कर्मचारियों की संख्या भी कम करेगी। और यही कॉन्सेप्ट होता है मनी इन्फ्लेशन का, जो हम लोग आगे और क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। तो यही था आज का 10 कदम। तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर समझें, कॉन्सेप्ट को समझें और क्वेश्चन को इसी तरह फॉर्म करें। फिर मिलेंगे एक नए क्लास में एक नए विषय के साथ। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। शुभ रात्रि, हैव ए वेरी गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जय हो मैया की।